बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर्रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज की जो अहम कुछ डेवलपमेंट्स हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन वीकेंड पे जो है वो कुछ ख़बरें ऐसी आई कि जिसको ज़ाहिर है डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। शामी साहब, जमात इस्लामी ने जो है वो अपने नए अमीर को मुंतखब किया है और हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, कराची से ताल्लुक़ पैदा बेशक हैदराबाद में हुए, लेकिन बड़े सरगर्म रहे कराची की सियासत में जब वो अमीर रहे। अब उनको जिम्मेदारी मिली है कि वो जमात इस्लामी को लीड करें। हाँ जी, जमात इस्लामी में क़यादत की तब्दीली हो गई, तब्दीली आ गई वहाँ पे बड़े पुरअमन तरीके से। अच्छा, वहाँ तो हमेशा ही पुरअमन होती है सर। और जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद जमात है, यानी मजहबी जमात भी कोई ऐसी नहीं है और सियासी जमात भी ऐसी नहीं है जहाँ इस तरह से तब्दीली आती हो क़यादत में। तो जमात इस्लामी का जो दस्तूर है उसके मुताबिक कोई उम्मीदवार नहीं बन सकता। ठीक। और जमात इस्लामी की शूरा 3 नाम तजवीज़ कर देती है अरकान को। ठीक। कि इन 3 में से किसी एक को मुंतखब कर लें, अगर चाहें तो किसी चौथे को भी वोट दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 के दायरे में रहे, लेकिन जाहिर है कि फिर चौथे आदमी का मुंतखब होना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले अमीर थे मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब। उस वक्त तो तसव्वुर ये था कि अमीर ताहयात होता है। अच्छा। फिर तब्दीली आई, अमीर का टेन्योर मुकर्रर हो गया। फिर तब्दीली आई कि उसके लिए 3 नाम तजवीज़ होने लगे। अच्छा। तो जमात इस्लामी में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी जब दस्तबरदार हुए अमारत से, वो उसके इलेक्शन बाद के बाद मियां तुफैल मोहम्मद मुंतखब हुए 1970 के इलेक्शन के बाद। और उस वक्त यानी प्रोफेसर गुलाम आजम और प्रोफेसर खुर्शीद अहमद और मियां तुफैल मोहम्मद, अच्छा, ये 3 नाम सामने थे। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन बहरहाल मियां तुफैल मोहम्मद मौलाना मौदूदी के ज़्यादा मोतमिद थे, उनके करीब थे, उनके साथ सेक्रेटरी जनरल रहे थे बरसों। अच्छा। और जमात इस्लामी का तंजीमी ढांचा खड़ा करने में उनकी बड़ी काविश थी। और वैसे वो पेशे के लिहाज से कानूनदान थे, अगरचे प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने। मियां तुफैल और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज थे जस्टिस मोहम्मद शरीफ, वो जलंधर से उनका ताल्लुक़ था और मेरे वालिद साहब के भी फर्स्ट कज़न थे। अच्छा अच्छा। और ये हमारे सज्जाद अहमद जान के नाना। अच्छा। वो उनके साथ उन्होंने उनके चैम्बर में जालंधर से प्रैक्टिस का आगाज़ किया था। अच्छा। लेकिन बहरहाल फिर वो जमात इस्लामी में शामिल हुए और उसी के होकर रह गए। 72 से 87 तक रहे। फिर रहे और उसके बाद उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। काजी हुसैन अहमद साहब मुंतखब हुए। फिर एक तवील अरसा तक काजी हुसैन अहमद रहे। मैं खैर तीन टर्म्स 15 साल 87 से 2008 तक। हाँ जी। उसके बाद फिर सैयद मुनव्वर हसन आए जी। और सैयद मुनव्वर हसन वो वाहिद अमीर थे कि जिनको दूसरी टर्म नहीं मिली। और दूसरा अमीर मुंतखब किया, सराजुल हक साहब को मुंतखब कर लिया। कुछ कहते हैं कि बड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ उनका जो है वो। हाँ। लेकिन वो भी जमात इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़्म आला रहे। और सराजुल हक भी इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़्म आला रहे। काजी हुसैन अहमद भी जमात इस्लामी जमीयत तलबा में सरगर्म रहे, अगरचे नाज़्म आला नहीं रहे। अच्छा। और अब जो हाफिज़ नईम साहब हैं, ये भी जमीयत में, ये भी इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़्म आला रहे। कराची में कराची जमात के अमीर हुए। उसके बाद फिर ये उन्होंने कराची में इन्होंने अपना एक नक्श जमाया। और आप देखें कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ा, जमात इस्लामी को मुतहर्रिक किया। अब इंजीनियर हैं NED यूनिवर्सिटी से और पेशे के लिहाज से, और यानी वो कोई उनका पस मंज़र जो है वो नहीं है किसी मजहबी यानी अदारे में तालीम नहीं हासिल की उन्होंने। और जमात इस्लामी जो है वो तमाम तर अपनी कोशिश के बावजूद
एक इंतखाबी ताकत नहीं बन सकी। उसने इत्तेहाद बनाया, एक सियासी जमातों का इत्तेहाद बनाया, फिर मजहबी जमातों का इत्तेहाद बनाया, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, PDM, अच्छा। उसमें बड़ा सरगर्म हिस्सा लिया। फिर भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चली, उसमें बड़ा सरगर्म हिस्सा लिया। फिर आप देखें उसके बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई। और जमात इस्लामी एक इंतखाबी ताकत नहीं बन सकी। जब उसने मुत्तहिदा महाज बना के इंतखाब लड़े तो चंद नशस्तें हासिल कर ली। तो बहरहाल एक बड़ा चैलेंज होगा अब नईमुर रहमान साहब को। और जमात इस्लामी मजहबी हल्का है हमारा और जदीद तालीम याफ्ता हल्का है, दोनों के दरमियान की चीज समझी जाती है और दोनों के दरमियान वो अपने आप को समझती है। उसका ख्याल है कि मैं पुल का किरदार अदा कर सकती हूँ। हाँ। लेकिन काजी साहब के दौर, पहले तो मजहबी हल्कों से बड़ी ठनी रही जमात इस्लामी की, लेकिन काजी साहब के दौर में जो मजहबी हल्के हैं रवायती, उनसे ताल्लुकात बेहतर हुए। सही। और इससे पहले सियासी जमातों के साथ भी मुत्तहिदा महाज बने। पर अब जमात इस्लामी को एक चैलेंज दरपेश है, खिदमत के मैदान में, तालीम के मैदान में। खिदमत पे तो सर कहते हैं वो बहुत आगे झंडे गाड़े हैं। हाँ। अल खिदमत फाउंडेशन की बुनियाद रखी। हाँ जी। और उसने एक आलमी शोहरत हासिल की माशाल्लाह। और इसी तरह तालीम के मैदान में भी उसके मुतल्लिकीन जो हैं वो कई अदारे चला रहे हैं और हस्पताल चला रहे हैं, रफ़ाए आमा के काम कर रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी क्या इंतखाबी ताकत बन सकती है? क्या उसे मुत्तहिदा महाज बनाना चाहिए? क्या उसे अकेले इंतखाब लड़ना चाहिए? क्या वो मौजूदा इंतखाबी निज़ाम को तब्दील करा सकती है? क्या मुतनासिब नुमाइंदगी इसमें इंट्रोड्यूस हो सकती है? ये बहुत से सवालात हैं। और इसमें सर अमीर का किरदार कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मैं पढ़ रहा था, हाफिज़ साहब खुद कह रहे हैं, हाफिज़ नईम साहब के जी, जमात इस्लामी का ये मसला था कि उसमें ने कम्युनिकेशन स्किल्स की कमज़ोरी थी। मतलब ये कि जाहिर है कि अब वो अच्छे ओरेटर तस्वुर किए जाते हैं, अच्छे ओरेटर भी हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया है, अपना पैगाम पहुंचाया है आगे, और रवायती जो तरीके हैं उनसे हट के, और उनको यानी पूरा जो कराची है उनको ओन करता है और उसको उन्होंने लीड किया है। और कराची में बड़ी एक बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। अब भी देखे मुश्किल ये है, मुल्क भर में बल्दियाती अदारे मौजूद नहीं। अगर बल्दियाती अदारे वजूद में आ जाएं तो जमात इस्लामी जो है उसमें कुछ कारकर्दगी दिखा सकती है। और बहरहाल एक लंबी स्ट्रगल है और हमारी नेक तमन्नाएं हाफिज़ नईम रहमान साहब के साथ हैं और देखते हैं अब जमात इस्लामी किस तरह अपना तशख़्ख़ुस कायम करती है। बड़े बड़े मरहलों से गुजरी है, बड़े आजमाइशों से गुजरी है, कैदोबंद की सोबतें भी गुजारी, बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। मौलाना मौदूदी को तो फांसी की सज़ा भी हुई, वो कादियानी एंटी कादियानी तहरीक में, और उसके बाद कई साल जेल में रहे। मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद भी रहे, और फिर भुट्टो दौर में तो उनसे जेल में बड़ी बदसलूकी हुई। और उसके बाद ये है कि उन्होंने बरसरे इक़्तिदार जमातों का साथ भी दिया है, इंतखाबात भी जीते हैं। पर अब एक इंतखाबी ताकत जमात इस्लामी को कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है जो दरपेश है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अब तशरीफ़ ले आए हैं। अब सराजुल हक साहब से किसी ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे? अच्छा। उन्होंने कहा मैं वही करूंगा जो पहले करता था, क्योंकि ज़िंदगी जो है हमने तो एक वक्फ कर दी है जमात इस्लामी के लिए, अकामते दीन के लिए, जो उनका तसव्वुर है अकामते दीन का, और उसके लिए वो वक्फ रहेंगे, जमात के कारकुन के तौर पर काम करेंगे। और एक ज़माने में तो मुस्लिम लीग जो थी उसका भी हर साल इंतखाब होता था। अच्छा। सदर चुना जाता था, ठीक है, और कभी दौलताना साहब बन गए, कभी शौकत हयात बन गए, कभी खान अब्दुल कयूम खान बन गए, कभी ख्वाजा नाज़मुद्दीन बन गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सियासी जमातें जो हैं फिर वो मौरूसी होती चली गई। और अब तो आप देखें, अब हमारी नैप ANP है, उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान का ख़ानदान जो है वो क़यादत उसके पास है। जमीयतुल उलमा इस्लाम है, उसमें मौलाना मुफ्ती महमूद के ख़ानदान के पास है। इसी तरीके से
मगर जमात इस्लामी जो है उसने अपना एक ये अलग तशख़्ख़ुस कायम किया है। सर एक बड़ी अच्छी चीज़ जो एक मिसाल जो एक तरीका इंतखाब हो गया, लेकिन दूसरा ये भी कि दूसरी जमातों में देखते हैं कि लोग आ जाते हैं सियासत में, जब जाते हैं तो उनके असासों में इजाफा हो चुका होता है। यहाँ कोई ऐसा सिलसिला न करप्शन, एक आप कन्वेंसिंग भी नहीं कर सकते, वोट भी नहीं मांग सकते, अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर पेश भी नहीं कर सकते। सब काम खामोशी से होता है और अरकान खुद फैसला करते हैं। और हमें जो हमारा जमहूरी निज़ाम है हमें भी उस पर गौर करना चाहिए कि उसमें भी बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है। और हमने तो अब हमारा जमहूरी निज़ाम जो है उसमें तो हमने दंगा फसाद का यानी बुनियाद रख दी है। अब जमातें ऐसे मैदान में उतरती हैं जैसे दुश्मन मुल्क की फौजें होती हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आप देख लीजिए हमारी तारीख भरी पड़ी है महाज आराई से, कब भुट्टो साहब और मुजीब को देख लीजिए, भुट्टो साहब को, फिर PNA को देख लीजिए, एयर मार्शल असगर खान को, मौलाना मुफ्ती महमूद को, फिर नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो को देख लीजिए, और अब आप नवाज शरीफ साहब और इमरान खान को देख लीजिए। तो किस तरह हमारी पूरी सियासत जो है वो एक बड़ा एक नक्शा पेश करती है मैदान जंग का महाज़रा। तो इस पे भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी सियासत को मामूल पे कैसे लाया जाए। जैसे दूसरे मुल्कों में इंतखाब होते हैं, यहाँ भी हो, हंसते खेलते हुए लोग मुकाबला करें। और जमातों के अंदर भी इंतखाब हो ना, जमातों के अंदर भी हो, जमातों के बाहर भी हो, एक दूसरे को तस्लीम करें, काम करें। यही हो रहा है, हर जमहूरी मुल्क में ऐसे ही होता है। बिल्कुल सर, महाज़राई की आपने बात की, आगे बढ़ते हैं। वीकेंड पे एक और भी खबर जो है वो बड़ी जो है वो ज़ीनत बनी मीडिया की, गार्डियन अखबार में जो खबर छपी, और उसके बाद फिर इंडिया है जी, उसके वज़ीर दिफा ने तो बड़ा डंके की चोट तस्लीम कर लिया खुल के। सर वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो घुस के मारेंगे जो पहले तो राह के इल्ज़ाम लगे, उन्होंने कनाडा में एक सिख रहनुमा को कत्ल किया, फिर अमेरिका में एक को सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश की या कोशिश की, और अब तो उन्होंने कहा कि अपने पाकिस्तान में रॉके एजेंटों ने कई हुर्रियत पसंद जो हैं उनको निशाना बनाया है। बिल्कुल, और उनको हलाक किया, उसका एतराफ़ कर लिया है वज़ीर दिफा ने। जी हाँ, अब वो डंके की चोट, उन्होंने कहा जी हम, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है ना वहाँ, एग्जैक्टली इलेक्शन में वोट लेने के लिए और लोगों के जज्बात उभारने के लिए भी एक ये काम किया गया है, और अपनी टौर जमाने के लिए भी। लेकिन इससे एक बैनुल अक़वामी सतह पर सवालात पैदा हो गए हैं कि ऐसा मुल्क जो दूसरे मुल्कों में घुसकर और वहाँ के लोगों को निशाना बनाए, और उसको कैसे ये हक दिया जा सकता है, कैसे इसकी इजाज़त दी जा सकती है। सर इसमें तो लोग ये भी कह रहे हैं ना कि ये इसराइल के या मुसाद के नक्शे कदम पे बेसिकली चल रहा है। आपको याद होगा 2010 में, जनवरी 2010 में हमास के एक रहनुमा थे, उनको दुबई के होटल में 11 मुसाद के जो यानी कि एजेंट्स थे उन्होंने मारा था, और बहुत बड़ा इशू वो ईरानी साइंसदान को मारा। जी हाँ, ईरान के जो न्यूक्लियर, हाँ जी, ईरान के जो कमांडर एक उनको मारा जी, कासिम सुलेमानी, हाँ, वो इराक में मारा था उनको। देखिए बात यह है कि अब ये जो भारत है इसका हाथ तो रोकना होगा ना, और वो करना तो इस खित्ते में बदअमनी आएगी। अभी देखिए हम अफगानिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हिंदुस्तान के एजेंट हैं यहाँ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो इस पर बड़ा संजीदगी से गौर करना होगा सर। लेकिन काश कोई ऐसा मसला आए, ऐसा माहौल आए कि ये सारी इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर ये जो दहशत गर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, मिलकर तफ्तीश कर सके, एक दूसरे की शिकायत का अदाला कर सके। मिसाली सूरत हाल तो यही है ना कि हम सारे लोग होश के नाखुन ले लें, जैसे हॉटलाइंस बनी होती हैं सर, सरहदों पे मामलात होते हैं, तो एक दूसरे के साथ ताउन करें और तय कर लें कि दहशत गर्दी जो है उसकी इजाजत नहीं होगी, कुछ सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो तो उस वक्त है कि जब नीयत साफ हो। अगर वो कुलभूषण जैसे लोगों को भेजते रहेंगे तो फिर यूएन के लिए कहेंगे जी यूएन कौन होता है जी, हमें सिखाने या बताने वाला। बड़े ऐसे वाकयात हैं। अभी ये हमारे फारूक आदिल साहब हैं जी, उनकी किताब छपी है जब मुअर्रख के हाथ बंधे थे, उसमें उनके मुख्तलिफ मज़ामीन का मजमुआ है। अच्छा। और मैं एक मजमून पढ़कर तो मैं खुद, मेरा हाफजा भी उसमें काम नहीं कर रहा था। अच्छा। उसमें रह गया। किससे रिलेट कर रहा है? रेड क्लिफ अवार्ड जो है उसके अंदर जो झोल कुछ रह गया था, जो पंजाब की एक
सरहदी लकीर थी, उसको दुरुस्त किया गया अयूब खान के दौर में। अच्छा, पाकिस्तान और भारत ने मुज़ाकरात करके, और उसमें वो कहते हैं कि डेलीगेशन यहाँ आया, वहाँ आया, उनका इस्तकबाल हुए, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए गए यहाँ भी और वहाँ भी, और दोनों मुल्कों के दरमियान फिर जो मुआहिदा तय पाया उसमें यह हुआ कि भारत ने 84,000 एकड़ रकबा पाकिस्तान के सुपुर्द किया। अच्छा, ये कब और की बात है? पाकिस्तान ने 35,000 एकड़ रकबा भारत के सुपुर्द किया अच्छा, अयूब खान के दौर में। अच्छा, 1960 की दिहाई में, अवाइल में उसके। अच्छा, ये मुआहिदे के तहत हुआ। रेड क्लिफ अवार्ड था, जी, उसकी जी। जो लकीर थी वो गैर वाज़ेह थी और उसमें मसाइल पैदा हो रहे थे। तो दोनों मुल्कों ने मिलकर वो लकीर जो है उसको सीधा किया और पाकिस्तान ने भारत को 35,000 एकड़ रकबा दिया और भारत ने 84,000 एकड़ रकबा पाकिस्तान के हवाले किया। और फिर वो कहते हैं कि एक पाकिस्तान ने एक मुकम्मल गांव और 32 देहात के कुछ हिस्से भारत के हवाले किए। अच्छा, और भारत ने 4 मुकम्मल गांव और 34 देहात के कुछ हिस्से पाकिस्तान को मुंतकिल किए। अच्छा, इसके नतीजे में 1,693 खानदान मुतासर हुए। अच्छा, और उन खानदानों को यह हक दिया गया कि वो जिस मुल्क में चाहे रहायश इख्तियार कर सकते हैं। उनका राइट था। अच्छा, पाकिस्तान में आ जाएं या जो पाकिस्तान से भारत में जाना चाहते हैं वहां चले जाएं। तो ये जो है, इससे पहले आप देखिए बेरोबाड़ी यूनियन जो बांग्लादेश में मशरकी पाकिस्तान में, उसका तनाज़ा मलक फिरोज खानून ने और पंडित नेहरू ने बातचीत के जरिए हल किया। फिर रन ऑफ कच्छ का तनाज़ा जो है एक सालसी के जरिए जो है वो हल किया गया। ड्यूरेंट लाइन सर उधर तो अफगानिस्तान का मामला है, उसको हाँ। छोड़ दे अभी। तो ये जो यहाँ इतनी बड़ी तादाद में एडजस्टमेंट हुई है, रेड क्लिफ अवार्ड की इस्लाह हुई। आप तसव्वुर कर सकते हैं आज इसका? एग्जैक्टली, यही मैं सोच रहा हूँ कि हुई ना, माजी में हुई, मिसाल मिलती है, तो फिर आज क्यों नहीं दोबारा? वाजपेयी आए ना यहाँ, बिल्कुल, और यहाँ उन्होंने कहा, मीनारे पाकिस्तान पे गए ना और एक बातचीत का आगाज हुआ, और फिर मोदी साहब भी आए ना यहाँ, बिल्कुल, नवाज शरीफ के घर पे गए ना, और हमने क्या नारे लगा दिए, जो मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो हमें भी गौर करना है और इंडिया को भी गौर करना है और अफगानिस्तान को भी गौर करना है। अफगानिस्तान का सफीर बाकायदा वहां पहुंच गया चाइना। हाँ जी, उसने असनाद सफारत पेश कर दी वहां। एक्सेप्टेंस तो हमें ये जरा इस पे देखना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम यहाँ अमन और सुकून लाएं, इसके लिए कोशिश करें। बिल्कुल सर, चलें गार्डियन के बाद अब ज़रा कस्टोडियन की बात करते हैं। कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क, एग्जैक्टली, हरमैन शरीफैन, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो है मौजूद रहे। बड़े सर अच्छे, मतलब यानी कि हमने देखे विजुअल्स आए वहाँ से, शहबाज शरीफ साहब ने उम्रा अदा किया, मरियम साहिबा साथ उनके, मरियम नवाज भी वहाँ गई हैं, वो भी गए हैं, वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं जी, वज़ीर इत्तलात भी हैं, वज़ीर दफ़ा भी हैं। आमतौर पर तो हमारे जनरल ज़ियाउल हक के दौर से ये रवायत शुरू हुई थी कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो आखिरी अशरे में रमज़ान के जाते हैं, उम्रा भी करते हैं, हाजिरी भी देते हैं, और अंदर भी खाने काबा के जाते हैं, और उसके बाद मुलाकातें भी होती हैं। बिल्कुल, और खाना काबा के अंदर जाने का मौका भी मिलता है। तो जनरल ज़ियाउल हक कहा करते थे कि बैटरी चार्ज कराता हूँ मैं अपनी। अच्छा, हाँ जी, इस यानी उम्रा का। अच्छा, और कई उम्रे हमने उनके साथ किए, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ भी किए। तो अब वहाँ फिर पाकिस्तान के साथ कोई मामलात जो हैं ताउन के, उनकी बात भी हुई। बिल्कुल, पाकिस्तान की मईशत जो है, तिजारत और सरमायाकारी के ऊपर, और उसको कैसे संभाला दिया जाए और इन्वेस्टमेंट के मौके कैसे हैं जिनसे इस्तेफादा किया जाए। और अभी अमीर सऊदी अरब जो है उसका इरादा है पाकिस्तान में भारी इन्वेस्टमेंट करने का। रिकोडिक का मामला जो है वो दूसरे, और रिफाइनरी बनाने की बात। और सर जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो रही है उसमें भी कह रहे हैं कि वहाँ पर शायद आए जी। तो बहरहाल एक अच्छी खबर है, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर गई है। बिल्कुल, आज रिकॉर्ड कायम हुआ है, 69,000 क्रॉस, और एक डॉलर जो है उसको भी जरा लगाम दी गई है। मगर आप देखें ये जो पाकिस्तान है ना,
पाकिस्तान कितनी बड़ी ताकत था। पाकिस्तान तो भाई दूसरे लोगों को, ये जर्मनी और दूसरे मुल्कों को कर्ज देता था 50 की और 60 की दहाई में। पाकिस्तान के जो अभी आप देखें, हमारे जो सरमायाकार हैं, हमने उनकी दुर्गत बना दी। इंडिया में देखे बिरला, टाटा, अल्बानी जो है कहां से कहां पहुंच गए सर। एशिया के जिन लोगों ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी मईशत की, पाकिस्तान बनने के बाद उन खानदानों को, जो हुनरमंद खानदान थे, ठुड्डे मारकर निकाल दिया भुट्टो साहब के दौर में। नेशनलाइजेशन की। अभी आप देखें, ये जाने से पहले इन्होंने अवार्ड दिए हैं टैक्स देने वालों को। हाँ जी, सफीर बनाया उनको। मोहम्मद मंशा सबसे ज्यादा टैक्स दिया उन्होंने, ब्लू पासपोर्ट 70 अरब। और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान किया। भाई इनको बताएं, ये निशाने पाकिस्तान इनको मिलना चाहिए ना, कोई हिलाले इम्तियाज भी इनको मिलने चाहिए। हम तो जनाब अखबार नवीसों को दे दिए, अदीबों को दे दिए, शायरों को दे दिए और अदाकारों को, अरबाब सकाफत को दे दिए। ओ भाई, ये बिजनेसमैन जो नौकरियां पैदा करते हैं, जो सरमायाकारी करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, इनकी हौसला अफजाई जरूरी है, इनका एतराफ जरूरी है। और मियां मोहम्मद मंशा एक, आप 100 मंशा अगर पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान का तो मिसाइल ही खत्म हो जाए, जरूरत ही नहीं है कर्जों की। कमा ले। हुनरमंद लोग हैं, पैसा कमाना एक हुनर है। तो सबसे पहले मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान, सऊदी अरब से भी बड़ा शुक्रिया उनका, पाकिस्तान के अपने लोग हैं, उनका हौसला बढ़ाया जाए, उनका ताउन हासिल किया जाए। और जिन खानदानों के कारखाने कब्जे में किए गए 1972 में, उनके जो लोग आज भी बरसरे पैकार हैं और काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको भी उनके अजाला किया जाए, उनसे भी जरा माजरत की जाए कि भी हमने आपके साथ जुल्म किया, तारीख को दुरुस्त किया जाए, तारीख को यहां भी दुरुस्त किया जाए। सिर्फ ये भी जो जुल्म और सितम हुआ है यहाँ, उनके साथ उन पे डाका डाला गया, उनके कारोबार उन पे कब्जा कर लिया गया। तो बहरहाल वो लोग जो पाकिस्तान में सनतकार हैं, सरमायाकार हैं, और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उनको सलाम हमारा पहुंचे। और वो लोग हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं। हम उनको जितना तस्लीम करेंगे, जितना उनका एजाज देंगे, उतना ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली। अच्छा सर, इससे पहले कि वो तनकीद शुरू हो जाती है, 31 रुकनी वफ़द जो गया है, वो खबर आई है कि ये अपने खर्चे पर, वो अपने खर्चे पे गया। उसने क्या, उन्होंने तो कहा हमने टिकट लिए हैं जी, कमर्शियल फ्लाइट गया है सऊदी एयरलाइंस की। एग्जैक्टली। आपने अपने टिकट खरीद लिए, वहां चले गए, उसके बाद वहां मेहमान हो गए सरकारी। तस्वीर देख रहा था शहबाज शरीफ साहब की, वो बीच में मुतरज्जिम भी नहीं होता सर, वो खुद अरबी इतनी जबरदस्त सुनाया गया, अरबी आती है, फिर MBS अंग्रेजी भी बहुत, चीनी भी आती है, फ्रेंच भी आती है। तो ये उनका कमाल है। जैसे हमारे साहबजादा याकूब खान जो थे, वो कई ज़ुबानें बोल सकते थे, इस तरह ये भी कई ज़ुबानें बोल सकते हैं। जब आप ज़ुबान जब अरबी में बात कर रहे होते हैं, तो फिर उसका असर और होता है, दिल के करीब हो जाते हैं ना, और मजीद। तो आप जब तुर्की में बात कर रहे होते हैं, तो फिर उसका असर और होता है। एग्जैक्टली। दिल में चले जाते हैं ना, बिल्कुल, दिल से निकलते हैं और दिल में चले जाते हैं, बिल्कुल दिल में घर कर लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं ना। वेलकम बैक जी। कल इजलास होगा, एक तरफ रुयत हिलाल कमेटी का कि ईद का चांद जो है वो यानी कि शवाल का चांद नज़र आएगा या नहीं, और दूसरी तरफ कल हम ये कह सकते हैं कि शायद सेनेट का चांद जो है वो भी नज़र आ जाए, यानी चेयरमैन सेनेट जो है उसका इंतखाब हो जाए। वैसे कोशिश तो शामी साहब पूरी हो रही है PTI की कि ये इंतखाब ना होने पाए। PTI ने जो ख्वातीन हैं अरकान, उनको हलफ नहीं उठाने दिया उनको। और जो PTI ने कहा कि ये स्पीकर ने इजलास नहीं होने दिया, तो अब इलेक्शन कमीशन ने तो फिर ऐलान कर दिया है, सदर ने इजलास भी बुला लिया है। जी हाँ, इसहाक डार साहब को प्रेजाइडिंग अफसर बना दिया कल के लिए। सेनेट की चंद नशिस्तें जो है खाली रहेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंतखाब हो जाएगा। अब PTI अदालतों के दरवाजे खटखटा रही थी आज। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिल जाए। हाँ जी, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं, और ना ही मेरा ख्याल मिलेगा, क्योंकि जिस अदालतों ने जब ये कहा कि आप हलफ उठवाएं उन ख्वातीन अरकान का, तो आपने माना नहीं, वो तो आपने खटाई में डाल दिया। बिल्कुल। बाकी सब असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी
वो ख्वातीन दूसरी जमातों से मुंतखब हो चुकी हैं, हलफ भी उठा चुकी हैं, पीटीआई की वोट भी डाल दिया, नशिस्तें वहां गायब हो चुकी हैं। हाँ। वो सब हलफ उठा लिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आपने फड्डा डाल दिया। तो अब बहरहाल अब यूसुफ रजा गिलानी साहब मैदान में हैं। जी हाँ। और पहले उनके साथ ये हुई थी कि संजरानी साहब बाजी ले गए थे, 7 वोट पता नहीं कहाँ से। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब पर जो भी तनकीद की जाए और उनका जो भी मामलात हों, लेकिन यह है कि उन्होंने अपनी एक सियासी कारकुन के तौर पर तो अपना नक्श जमाया है और तवील अरसे से यानी वो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। देखें आप, नाअहल हुए, 5 साल नाअहली भुगती, वजारत उज़्मा ख़त्म हुई, असम्बली से बाहर रहे, फिर वापस आए, फिर इलेक्शन लड़ा, मैदान में उतरे, फिर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी ही पार्टी धोखा दे गई और उसके बाद अब फिर मैदान में हैं और इस वक्त तमाम नज़रें उन पर हैं और उम्मीद है कि वो मुंतखब हो जाएंगे चेयरमैन। तो बहरहाल ये जो सियासतदान हैं उनको ये भी तो दाद देनी चाहिए ना, वो नशेब फराज से गुजरते हैं, फिर डूबते उभरते हैं। ऐसे ही है। देखिए, और फिर ये देखिए खुद नवाज शरीफ साहब कितने नशेब फराज से गुजरे, जेल गए, इख्तदार में आए, बरतरफ हुए, इलेक्शन लड़ा, नाअहल हुए, कितनी कहानियां हैं। हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत नहीं हारी। तो ये मैं समझता हूँ ये बात काबिल दाद है और हमारी सियासत का ये हुस्न है। ऐसे लोग जो हिम्मत नहीं हारते और अपने 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 यानी रास्ते पर गामजन रहते हैं और बिलाखिर अपने आप को बनवाते हैं और कामयाबी भी उनके कदम चूमती है। मैं कंवर दिलशाद साहब को पढ़ रहा था और वो ये कह रहे थे कि जी हामिद खान साहब इतने सीनियर एडवोकेट हैं, वो तमाम चीज़ों को समझते हैं, फिर भी वो एक दरख्वास्त लेके इलेक्शन कमीशन चले गए कि जी इस इंतखाब को रोका जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन का क्या इसमें जो है वो लेना देना। वकील हजरात जो है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मुतमईन करना होता है ना। अच्छा, अपने हल्के में भी पर भागदौड़ करनी होती है, डूबते को तिनके का सहारा। तो बहरहाल उनका वो कंवर दिलशाद का क्या बिगड़ा इसमें, उन्होंने अपने वक्त लगाया, अपनी मेहनत की ना, तो ठीक है, कॉलम लिख दिया उन्होंने उनको कॉलम के लिए जो वो मवाद जो है वो मिल गया। रज़ा खान शेर पढ़ते थे ना, कोई महमल नशी क्यों शाद या नाशाद होता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। तो हामिद खान साहब ने जो भाग दौड़ की है अपने तौर पर की है ना, अपने खर्चे पर की है। सर चले भाग दौड़ जो है ना वो अब पॉजिटिव खबरें ला रही है। हमारे चीफ जस्टिस रिटायर हो गए। हाँ जी, मोहम्मद इब्राहिम साहब, अहदे इब्राहिम तमाम हुआ। 31 साल जज रहे और यानी सिविल जज रहे जी। फिर उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने उनकी तकरीर सुन के ना उन्होंने कहा मैंने 31 साल में 15,000 फैसले दिए। 31 साल में 15,000 फैसले, और उनमें से सिर्फ 509 फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए और उसमें 289 को अदालत उज़्मा ने बरकरार रखा और कुछ जो थे उनकी अपीलें सुनी। ये उनका रिकॉर्ड है। हाँ, उन्होंने कहा हमने कानून के मुताबिक फैसले दिए और हम हाजिर हैं रोजे हशर जवाबदेही के लिए। लेकिन शिकवा जाते जाते सर वो और चीज फिर जस्टिस ये से कर हुआ गए। उनको उनका हक था, इस्तेहकाक था, उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता। अच्छा, वहां सीटें खाली हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको वहां नहीं ले गई। उन्होंने कहा हमें फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है, किसी ना किसी की तबे नाजुक पे गरा गुजरते हैं। लेकिन भारा इब्राहिम साहब, भाई आपकी तकरीर सुन के मेरा दिल बड़ा खुश हुआ और आग है औलाद इब्राहिम है, क्या है, नमरूद है वो है ना सर, फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। एग्जैक्टली। तो मुझे तो जनाब इब्राहिम साहब आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, आपकी बातों ने मुझे हौसला मेरा बढ़ाया है और सर भी ऊंचा किया है। हमें ऐसे जजों की ज़रूरत है, ऐसे पाकिस्तानियों की ज़रूरत है जो सर ऊंचा उठाकर बात कर सकें और चैलेंज कर सकें, जो अपने मुखालफिन को और किसी दबाव में ना आए, किसी दबाव में ना आए। बाद में खत लिखने पड़ेंगे जी हम पर दबाव डाला गया। अब अल्लाह ताला आप वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। नहीं जज बने तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकेंगे। अच्छा, आप देखें उड़ती है मेरी तब
रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां, और इस तरह वो वकील बनेंगे तो दलिद्दर भी दूर हो जाएंगे, वही ना, मोटी मोटी फीसें भी लेंगे, ख्वाहिश और ख्वाब भी अपना पूरा कर लेंगे। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। सर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो, फवाद चौधरी साहब रहा हो गए, उनका टेलीफोन आया, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश जो है उसका मुख्तसर किया, यानी कम कर दिया उसको, बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं। और अब देखते हैं कि पीटीआई चेयरमैन वो कह रहे हैं जो लोग दबाव में गए हैं उनको तो मैं वापस लूँगा, और जो लोग खुशी खुशी गए हैं उन पर दरवाजे बंद हैं। तो फवाद, ये जो हमारे चौधरी साहब हैं, उन्होंने तो सच्ची बात यह है हक अदा कर दिया और रहे वो खान साहब के खिलाफ खड़े नहीं हुए। तो मेरा ख्याल उनकी कदर करनी चाहिए, इमरान खान साहब को भी, और बाहें खोल देनी चाहिए उनके लिए, और दरवाजे भी खोल देने चाहिए पार्टी के। चलें, अल्लाह करे सर। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम देख रहे हैं जो पीटीआई है उसमें कुछ अंदरूनी इख्तलाफात जो सामने आ रहे थे वो बेहतरी की तरफ तो रहेंगे ना, वो लड़ते झगड़ते तो रहेंगे ना, जब लीडरशिप मौजूद ना हो, जेल में हो, सारे एक जैसे हों, बराबर बराबर समझते हैं अपने आप को, तो फिर लड़ते झगड़ते रहेंगे, इख्तलाफ भी होते रहेंगे, ठीक भी होते रहेंगे, बढ़ते बिगड़ते भी रहेंगे, संवरते भी रहेंगे। अच्छा, हम शामिद साहब एक बात आपसे मैं ज़रा चाह रहा था, तज़िया छोटा सा विषय, आखिरी कुछ 3-4 मिनट रह गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जाते हैं कोर कमांडर हाउस, ठीक है, ये खबर आई, उसकी तस्दीक की बेस्टा साहब है ना, हाँ जी, इफ्तार डिनर के तौर पे, बिल्कुल, हाँ, जब वज़ीर आला को बुलाया, वज़ीरों को बुलाया, इफ्तार के लिए बुलाया, और कोर कमांडर ने उनसे सरहदी सूरत हाल पर गुफ्तगू की, जी हाँ, ब्रीफिंग तो अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए तो उनको, इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, बुरी बात नहीं, मकसद ये है कि इस वक्त पीटीआई की जो पॉलिसी है वो आपको क्या लग रही है कि मज़ाहमत या फिर मुफाहमत? क्योंकि जो खान साहब का बयान आता है वो तो एकदम सीधा सीधा मुक्तदरा पे इल्जाम लगा देते हैं। ये मोटरवे का सफर नहीं है। अच्छा, ये बड़ी पगडंडियों में जाना पड़ता है। अच्छा, ये पेचदार सफर है, मुफाहमत भी करनी होगी, मज़ाहमत भी करनी होगी, दोनों को। अगर चेयरमैन मौजूद तुम के बकौल वॉकिंग ऑन 2 legs, दोनों पाँव पे चलना होगा, फिर कोई रास्ता निकलेगा। अच्छा, जो पंजाबी का मुहावरा है, जो गिरे हाथों से डाली जाती है ना, वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो गिरे खोलनी है, उसके लिए जान लड़ानी है, कुछ आंखें भी दिखानी पड़ेंगी, कुछ हाथ भी बढ़ाना पड़ेगा, कुछ मुस्कुराना भी पड़ेगा, कुछ गुस्सा भी दिखाना पड़ेगा। मिलजुल के, यानी आसान नहीं है इश्क करना, एक उम्र का रत जगह है। हाँ, क्या बात है। लेट्स सी सर, देखते हैं कि कौन सा बयानिया जो है वो उनका कामयाब होता है। आपने जो गिरों की बात कर दी जाते जाते, क्योंकि आजकल सर अल्लाह करे कि हालात जो हैं वो ठीक हो जाएं। स्टूडियो में बैठे हैं, तबसरे कर रहे हैं, वो बेचारे भुगत रहे हैं, जेलों में हैं, डंडे खा रहे हैं, मुशक्कत उठा रहे हैं, और कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, एक बीवी कहाँ है, मियाँ कहाँ है। कहा भी था कि उनकी मुलाकात करवा दो। लेट्स सी, जो काफिला जो है, कारवां जो है, वो भी तो तितर बितर है, तो उसका भी तो कोई एहसास करे ना। ऐसा ही है। चलें सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उनके लिए भी सही एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।